बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, ये वो वक्त है जब सियासत के उफक पर एक तरफ मुज़ाकरात की धुंधली सी उम्मीद झिलमिलाती दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब एहतजाजी ऐलानात और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं। बानी PTI के पिम्स में इलाज के बाद पार्टी क़यादत शदीद तशवीश की कैफियत में है। बयानात में एहतियात भी है और इज़्तिराब भी, जबकि फैसले एक ऐसी गैर यकीनी फ़ज़ा में लिए जा रहे हैं जहां हर कदम के सियासी नताइज दूर तक जाते दिखाई देते हैं। ऐसे में सियासत सिर्फ इस्लामाबाद की राहदारियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसकी बाज़गश्त अदालतों, मीडिया स्क्रीनों और सड़कों तक सुनाई देती है। इसी मंजरनामे में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल एक अलग सवाल बनकर उभरती है। यहाँ अमनो अमान महज एक नारा नहीं, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का बुनियादी मसला है, और ये वो हकीकत है जिसे नज़रअंदाज करके कोई भी विफाकी पॉलिसी या सियासी दावा मुकम्मल नहीं हो सकता। सूबे के अवाम बरसों से जिस दबाव में जी रहे हैं, उसका तकाजा महज बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात हैं, और यही वो नुक्ता है जहां विफाकी हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठना फितरी अमल बन जाता है। इन हालात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म से मिलना बज़ाहिर एक रस्मी सरकारी मुलाकात हो सकती है, मगर सियासी तनाजुर में ये महज रस्मी नहीं रहती। इख्तलाफात के बावजूद राब्ता जमहूरी अमल की बुनियादी रूह है। ताहम ये सवाल अपनी जगह कायम रहता है कि आया ऐसे राब्ते सिर्फ तस्वीरी मौक़े तक महदूद रहेंगे या वाकई पॉलिसी और अमल में भी किसी तब्दीली का बाइस बनेंगे। विफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी का दावा तभी मोतबर हो सकता है जब इसके असरात ज़मीनी सतह पर महसूस हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का यह कहना है कि मुलाकात में ना बानी PTI के हवाले से कोई बात हुई और ना ही किसी सियासी एजेंडे पर गुफ्तगू हुई। एक जानिब तो एहतियात का इजहार है, मगर दूसरी जानिब खुद एक सियासी मानी रखता है। मौजूदा हालात में सियासत को सियासत से अलग रखने का दावा आसान नहीं, क्योंकि हर मुलाकात, हर जुमला और हर खामोशी भी अपना एक सियासी पस मंज़र रखती है। यह भी एक हकीकत है कि दहशतगर्दी जैसे संगीन कौमी चैलेंज ने सियासत के कई जाविये बदल दिए हैं, मगर इसके बावजूद ये तासुर तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि सूबे को दरपेश खतरात और कुर्बानियों के मुकाबले में विफाकी सतह पर संजीदगी का फुकदान रहा है। ऐसे में PTI की जानिब से बार बार ये मौक़िफ़ सामने आना कि सूबा तनहा बोझ उठा रहा है, महज सियासी बयान नहीं बल्कि एक एहसास महरूमी की अक्कासी भी है, जिसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना मज़ीद फासले पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ अदालती फैसले, नाकाबिले ज़मानत वारंट्स, तुंदो तेज़ बयानात और ट्वीट्स सियासत के दरिया में नई लहरें पैदा कर रहे हैं। कोई जमहूरियत को सरमायादाराना निज़ाम का अजाब करार दे रहा है, तो कोई निज़ाम को यरगमाल बनाने की बातें कर रहा है, और कोई पसे पर्दा मुलाकातों के इम्कानात में मानी तलाश रहा है। ये सब अनासिर मिलकर उस सियासी मंजरनामे को मजीद उलझा देते हैं जहां वाज़े समत का तयन मुश्किल होता जा रहा है। आखिर में सवाल वही है कि जो हर जी शऊर जहन में गर्दिश कर रहा है, क्या ये मुलाकातें महज वक्ती ज़रूरतों का तकाजा हैं या किसी बड़ी सियासी पेशरफ्त का पेश खैमा? क्या हुकूमत संजीदगी से सियासी दर्जा हरारत कम करने और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की तरफ बढ़ेगी, या फिर मामलात बदस्तूर बयानात और रद्द अमल की नज़र रहेंगे? फिलहाल जवाब खामोश है, मगर पाकिस्तानी सियासत में खामोशी अक्सर किसी नए हंगामे की तमहीद भी समझी जाती है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तयाज ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम तरीन रहनुमाएं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो अहम तरीन किचन कैबिनेट है, जहाँ असल फैसले लिए जाते हैं, उसके आम रुकन भी हैं। शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़ा एक हब्स ज़दा माहौल था, सिर्फ सियासी मंजरनामे पर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से इस मुलाकात को एक ताज़ा हवा का झोंका समझा जा रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल लोगों के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है और हमारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि जब एक आईनी कुर्सी पे आप बैठते हैं, आईनी ओहदा आप लेते हैं और फिर आपके हुकूक की बात होती है, तो फिर आप पे फ़र्ज़ बनता है कि आप उन लोगों से मिले जहाँ से फ़ैसले होते हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि शायद सोहेल आफरीदी साहब जो है वो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं मिलते। उन्होंने बारहा उनको बुलाया, वो नहीं मिलते, और आपने देखा कि ऑपरेशंस की बातें हो रही थी, हुकूक की बातें हो रही थी, NFC की बातें हो रही थी, NHP की बातें हो रही थी। तो हमारे लिए फिर ये मुश्किल था कि जो हमारी ऊपर क्वेश्चंस हो रहे थे, तो हमने यही सोचा कि CM साहब जो है
वो प्राइम मिनिस्टर के दोबारा ये जो अभी उन्होंने इनवाइट किया था कि वो मिलें। और फिर आपने देखा कि कल जब खैबर में जिरगा हो रहा जी। था, तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आपकी हुकूक की बात, आपका मुकदमा मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने रखूँगा। तो इंशाल्लाह हमारी अवाम की जो महरूमियाँ हैं, जो हमारे उनकी तरफ बकाया-जात है, तो उनके लिए जो है ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी और जो हो गई है। और वहाँ पे सीएम साहब ने मुकदमा भी लड़ा। वहाँ पे उन्होंने जो हुकूक की बात की, जो एनएफसी के बकाया-जात थे, एनएचबी के और आईपी के बकाया-जात थे, उनकी बात हुई है, ऑपरेशन पे बात हुई है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और अवाम को इनका फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। एग्जैक्टली और इसमें ये मीटिंग्स होनी भी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, सूबे का मुकदमा विफाक के सामने रखना और सूबे के जो मसाइल हैं उन पे विफाक और सूबे का एक पेज पे आना, कीपिंग द पॉलिटिकल टेंशंस असाइड, ये इंपॉर्टेंट भी है सूबे के अवाम के लिए भी। और ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सबसे अहम तरीन सूबा भी है पाकिस्तान का। शफकत साहब, एक और बड़ी आम चीज़ है, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उभर रहा है कि जब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पहले एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उसके हवाले से वज़ीर आला ने यह कहा था कि मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात की बात की है, इमरान खान साहब से मैं मिलना चाहता हूँ। तो वज़ीर आज़म ने कहा था पूछ के बताऊँगा। काफ़ी अरसा हो गया है, तो वज़ीर आज़म ने खुद भी नहीं बताया कि मैंने पूछा है और आगे से क्या पैगाम आया। देखिए तब जब ये बात हुई थी तो सीएम साहब वाकई उस दिन सीएम साहब खान साहब से मिलने गए थे। और फिर उनकी जब कॉल आई तो खान साहब के हवाले से उन्हें बात की कि आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मैंने फैसले करने, मैंने किचन कैबिनेट बनानी है और मैंने आगे फैसले करने हैं, हुकूमत भी चलानी है, तो आप हमें इजाज़त दें। और मेरे ख्याल में तब भी हमारे जो 47 के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूँ। और आज भी लोग जो सवाल कर रहे हैं कि क्या सीएम साहब ने उनसे खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की है, तो मैं मेरे ख्याल से सीएम साहब ने उनसे कोई इस तरह की बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी खुद की तस्वीर है कि वो उस बंदे से पूछे या उस बंदे से बात करे इमरान खान के हवाले से, जो खुद ये कहते हैं कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है और मेरे ख्याल से उनके पल्ले इस हवाले से कुछ है भी नहीं कि उनसे ये बात की जाती। मेरे ख्याल से इसी मीटिंग में सिर्फ इतनी ही बात हुई है कि एनएचपी के जो बकाया-जात है, ऑपरेशन पे बात हुई है, तीरा के हवाले से बात हुई है। और ऑपरेशन में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इतनी बात हुई है कि जब आप फैसले करते हैं, तो वो बंद कमरे में फैसले ना करें, क्योंकि आपने ऑपरेशन अगर खैबर पख्तूनख्वा में करना है, खैबर पख्तूनख्वा से उनको तकलीफ होती है, तो फिर आपने सूबाई हुकूमत को, यहाँ के माहिदीन को, यहाँ के मशरान को और ख़ासकर जहाँ पे आप ऑपरेशन करते हैं, वहाँ के शुरका को, वहाँ के माहिदीन और मशरान को एतमाद में लें, ताकि बरवक़्त उसका अज़ाला भी हो और उन लोगों को रिलीफ भी मिले। और अगर जिस तरह ये तीरा में हुआ, आपने खुद से फैसला किया और आपने देखा कि वहाँ से 19,000 लोग डिस्प्लेस होके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में आ चुके हैं। और आपने देखा कि 19,000 फैमिलीज़ को अगर हमने ये 4 अरब रुपए ना देने, ये फैसला ना हुआ होता बर वक़्त, तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ होती उन लोगों को, जो कि इस वक़्त तकलीफ जो है ना, है भी लेकिन कम हो गई है और हमने उसको बर वक़्त जो है ना उसका अज़ाला कर लिया। राइट, पॉइंट टेकन। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि क्या दूसरी साइड से भी कोई विलिंगनेस दिखाई गई है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं, स्पेशली दहशत गर्दी के हवाले से जो विफाक की पॉलिसीज़ हैं, उनमें सूबे को ऑन बोर्ड रखा जाएगा और मिलकर फैसले लिए जाएं। इस हवाले से वैसे तो ये मीटिंग भी इन इट सेल्फ एक उसी जानिब इशारा है कि गालिबन एक कंसेंसस एटलीस्ट इस सूबे के हवाले से, इंतज़ामी उमूर के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से भी इस तरह की विलिंगनेस दिखाई गई है। जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है सीएम साहब को इंश्योर किया है और उन्होंने उसी वक़्त जो मिनिस्टर है फाइनेंस के और पीएनडी के, उनको कहा है कि आप जो है ना मुज़म्मिल असद साहब के साथ बैठ जाएँ और जितनी भी बकाया-जात है एनएचपी और ये जो एनएफसी के हवाले से आईपी में और जो मर्ज एरियाज़ के लिए इन्होंने खुद कहा था कि हम 100 अरब रुपए देंगे। और मेरे ख्याल में तकरीबन कोई चीज़ 132 अरब रुपए इनकी तरफ हमारे वो बकाया-जात है, 22 अरब रुपए हमारे एनएचपी में बकाया-जात है और तकरीबन ये टोटल मिला के 4,752 अरब रुपए इनकी तरफ हमारे बकाया-जात है। और आज मेरे ख्याल में उन पे मीटिंग शुरू हो गई है, तो ये हमारी अचीवमेंट है। अगर ये मुलाकात हुई और इसमें हमारे ये पैसे हमें मिल जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि शायद शायद जो है, क्योंकि ये इनके पास इतना इख्तियार ना है नहीं है,
तो लेकिन फिर भी अगर ये कोशिश करो हमें कुछ भी दे दे, तो हमारी सूबे के लिए ये बहुत अच्छी बात है और इसी इसी पैसे को हम इस्तेमाल करके हम अपने अवाम को जो है ना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ से जो है ना ये कमिटमेंट की गई है और आज मेरे ख़्याल में मुज़म्मिल हसन साहब के साथ उनकी मीटिंग शुरू है और इसका एक अच्छा एक नतीजा आएगा। होपफुली, और लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि एटलीस्ट सूबे के जो मसाइल हैं और इस नुक्ते के ऊपर कम से कम एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा हमारी गुफ्तगू का जो है वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। जारी बात है, हमने देखा कि अडियाला के बाहर एक अलामती धरना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया। अब 8 फरवरी सर पर है और 8 फरवरी जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन देनी है। अलबत्ता दूसरी साइड एक ही सांस में ये ज़रूर कहती है कि भाई पीटीआई ख़त्म हो चुकी, पीटीआई अब बंदे नहीं निकाल सकती, लेकिन जब बंदे निकालने की बात आती है तो क्रैकडाउन भी होता है। और अभी हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारियां जो हैं सिंध के अंदर वो शुरू हो गई हैं। फिर इसके साथ ही साथ अलीमा खान जो हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी हो गया है। तो ये क्या 8 फरवरी से पहले एक डर और खौफ की जो फ़ज़ा बन रही है, क्या ये इम्पैक्ट डालेगी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन पर? देखिए 8 फरवरी जो है बेशक ये जितना जुल्म करे, इन्होंने लाहौर में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, जब हम कराची गए तो कराची में उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान वो जब गए उसके बाद आपने देखा कि हमारे तकरीबन सैकड़ों वर्कर्स को उठाया गया, उन पे एफआईआर करवाई गई। आपने पंजाब में देखा कि हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार करना, हमारी इवन जो इलेक्टेड लोग हैं उनको गिरफ्तार करना, उनके ऊपर बेजा एफआईआर करवाना, उनके घरों पे रेड करना, उनकी चादर चार दीवारी की पामाली करना। वहां पे आपने देखा कि रेहानडार जैसी बूढ़ी औरत उनके सर से चादर जो है ना खींचना। तो ये सारा जुल्म ये करते रहे हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इवन इस तरह होता रहा है, लेकिन हम इस फसाइयत का मुकाबला करेंगे और 8 फरवरी को आप देखेंगे कि जब पहिया जाम हड़ताल और ये शटर डाउन हड़ताल हम करेंगे और इंशाल्लाह इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देखिए अवाम में इमरान खान और उसकी पार्टी मकबूल है। और आपने देखा भी कि जब हम कराची गए, हम लाहौर गए, हम फिर हजारा गए, एबटाबाद, मलाकंड में आपने देखा कि लोग जो है वो बेताब बैठे हुए हैं कि कब जो है सीनियर लीडरशिप की तरफ से उनको कॉल मिलती है, और चाहे वो फिर इस्लामाबाद की तरफ हो या हर चौक डी चौक इंशाल्लाह वो बनेगा। और हमारे आपने देखा कि हम पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करते हैं, और जब भी आपने देखा कि हम जब किसी एहतजाज की तरफ जाते हैं तो फिर ये 9 मई के जैसे वाकयात रुनुमा होती है, फिर ये जो है ना खुद इस तरह कुछ करते हैं कि फिर उसके बदौलत हमारे वर्कर्स को ये गिरफ्तार करते हैं, फिर लोगों को गिरफ्तार करना, लीडरशिप को गिरफ्तार करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना। तो ये इनके हाथ जो है ये सारी जुल्म ये करते रहते हैं, लेकिन हम इसकी फसाइयत का मुकाबला करेंगे और आप देखेंगे कि 8 फरवरी को एक बेहतरीन पुरअमन एहतजाज हम करेंगे और इसके बाद भी ये थमेगा नहीं। आप देखेंगे कि हम फिर जब एक सीनियर लीडरशिप की तरफ से एक कॉल आती है फाइनल, फिर आप देखेंगे कि ये लोग रुकेंगे नहीं। और देखें ये जुल्म फिर भी ये करे, हमारे लोग रुकने वाली नहीं है। और आपको पता है कि इस वक्त 1,80,00,000 नौजवान जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, तो उनके पास जो है एहतिजाज के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो ये जुल्म भी करे। 17 लाख लोग जो है 2 सालों में छोड़ के चले गए पाकिस्तान को, वो लोग जो टेक्निकल लोग थे, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे, जो फाइनेंस से ताल्लुक रखते थे, वो लोग चले गए हैं। और जो यहाँ पे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं उनके पास तो एहतिजाज के अलावा और कुछ है ही नहीं। आप जुल्म भी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर एफआईआर भी कर रहे हैं, दीवार के साथ भी आप लगा रहे हैं, तो हमारे पास और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि हम एहतिजाजों पे आए। और हमारा इमरान खान जो है वो जेल में है, और वो लीडर जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है, 25 करोड़ आवाम उसके साथ खड़ी है। तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे और इनका मुकाबला हम करेंगे इंशाल्लाह। राइट, पॉइंट टेकन। एंड पे एक और बड़ा अहम नुक्ता है, आपको पता है कि सीएम केपी भी ये बात कर चुके हैं, और अब कुछ लोग जो बड़े वेल अवेयर समझे जाते हैं कि मुल्क में होने क्या जा रहा है और जहाँ से होता है वहाँ पर उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कहते हैं कि भाई सीएम केपी जो हैं उन्हें हटाया जा सकता है। और गालिबन इन हाउस तब्दीली उस तरह से लाना खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ना अहली की बात हो रही है। अगर जस्ट इन केस अगर इस तरह के एडवेंचरिज्म की तरफ जाया जाता है कि भाई 8 फरवरी को निकलें और इसके रद्द अमल के तौर पर, सज़ा के तौर पर यह काम कर दिया जाए, क्योंकि केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी है और बाकी इदारों के खिलाफ बोलने वाला एक केस है, उसमें भी वारंट्स हैं, तो उस केस में आपको क्या लगता है कि हाउ वुड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा में? पल्स क्या है आपके कारकुनों की?
देखें, पहली बात तो ये है कि इन्होंने हमारे एक सीएम साहब को भी इसी तरह जो है ना वो डराते थे हम सबको कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, गवर्नर राज लगा लेंगे, आपको तब्दील कर देंगे। तो ये अपनी शौक पूरी कर दे। मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ, खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई टीम को छोड़ दे, पीटीआई के वर्कर्स को छोड़ दे। पहली दफ़ा सुहेल अफरीदी जो है, वो मर्ज एरिया, वो कबाइल जिनके बारे में खुद ये एस्टैब्लिश कहती रही है, हमारे इदारे कहते रहे हैं कि ये जो कबाइल है इन्होंने हमारे बॉर्डर संभाले हैं, हमसे ज्यादा बंदूक इन लोगों ने बॉर्डर्स पे उठाए हैं और ये दुश्मन का मुकाबला करते रहे हैं। तो 78 सालों में पहली दफा कोई ऐसा बंदा मर्ज एरिया से जो है चीफ मिनिस्टर बन के आया है। अगर ये इस तरह की बेवकूफाना फैसला करेंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा हमसे ज्यादा वो मर्ज एरिया के लोग। आपने कल देखा कि कितने लोग उनके साथ खड़े थे और ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। फिर आप अंदाजा करने के 12 अजला से जब लोग निकलेंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा। हम और इनको एक्सपोज करेंगे जितने एक्सपोज हो चुके हैं। अगर इन्हें इस तरह की बेवकूफाना फैसले करने हैं तो करके दिखाएं। तो बात यह है कि ये होश के ना होने इस तरह के फैसले ना करें। वो एक इलेक्टेड बंदा है, 4.5 करोड़ आवाम की क्यादत वो कर रहा है। वो किसी 47 या 17 सीटों पे बैठ के फेडरल में हुकूमत नहीं कर रहा। वो 4.5 करोड़ आवाम की क्यादत कर रहा है। वो इमरान खान एक पॉपुलर पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, वो कबाइलों का चीफ मिनिस्टर है। तो जब ये फैसला करेंगे तो इनको लग पता जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से इनको सोचना चाहिए कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनको करने दे फैसले, उनको करने दे, ये हुकूमत चलाना उनका काम है। और आपने देखा कि वो एक ऐसा बंदा है कि आज तक उसने जो है ना कभी सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया है, ना उन्हें 1122 इस्तेमाल किया है, ना उन्होंने एहतिजाज में लोगों को जो है उन पे मुसल्लत किया क्या है निकले। वो हमेशा मन की बात करता है, वो हमेशा जो है की बात करता है। आपने देखा कि जब ऑपरेशन पे बात हो रही थी तो उसने एक जरगा बुलाया और जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पार्टियों को बुलाया, फिर अमायदीन को बुलाया, फिलांथ्रोपिस्ट को बुलाया, वकीलों को बुलाया, जजेस को बुलाया, जर्नलिस्ट को बुलाया और उनके मुश्तरका फैसले में जो 15 पॉइंट एजेंडा बना और उसमें वही फैसले हुए जो अवाम के फैसले थे, जो मशरान के फैसले थे, जो मुख्तलिफ पार्टियों के फैसले थे। फिर उसने कहा कि हाँ, इस फैसले पे हम और आप सब जो है ना अमल करते हैं। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अयाज साहब, वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात ने एक मरतबा फिर ये वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म, बुज़दिल और बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाले फितनाल हिंदुस्तान का सामना कर रहा है, जिसका मकसद ना सिर्फ सूबे के अमन को तहोबाला करना है बल्कि रियासत पाकिस्तान की जड़ों को कमज़ोर करना भी है। ऐसे नाजुक और कठिन हालात में पाक फौज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिस इस्तकामत, पेशावराना महारत और कुर्बानी के जज्बे का मुजाहिरा किया, वो पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे हौसला है। दुश्मन की हर साजिश के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होना ही वो हकीकत है जिसने पाकिस्तान को आज भी मजबूती से कायम रखा हुआ है। इन वाक़यात के दौरान जिन बहादुर पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया, उनकी नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत इस बात का सबूत है कि कौम अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करती। पुलिस लाइन क्वेटा में अदा की गई नमाज जनाजा महज एक रस्मी अमल नहीं बल्कि एक अहद था कि रियासत अपने मुहाफिजों के खून के एक एक कतरे की लाज रखेगी। शोहदा को सरकारी एजाज के साथ रुखसत करना इस अमर की अलामत है कि इन कुर्बानियों की कदर हर सतह पर की जा रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मौजूदगी ने इस मौके पर यह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में विफाक और सूबा शाना बशाना खड़े हैं। उनके बयानात में अज़्म, दर्द और हौसले की वो झलक नुमाया थी जो दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्द अनासिर रियासत की ताकत और अवाम के इत्तेहाद के सामने कभी कामयाब नहीं हो सकते, और यही वो सोच है जो इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएगी।
कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा में होने वाली ब्रीफिंग और आला सतही मुलाकातें इस हकीकत की गम्माज हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी जा रही है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले, उनके नेटवर्क और तरीक़ा वारदात पर तफसीली ब्रीफिंग ने यह भी साबित कर दिया कि दुश्मन अब बौखलाहट का शिकार है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त, मौसर और फैसलाकुन कार्रवाइयों ने मुतअद्दिद हमलों को नाकाम बनाकर रियासती रिट को एक बार फिर मजबूत किया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस, जिनमें दर्जनों दहशत गर्दों का वासिले जहन्नुम होना शामिल है, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार होती हैं। पंजगोर, मस्तोंग, नौशकी और दीगर इलाकों में होने वाली कार्रवाइयां महज अस्करी कामयाबियां नहीं बल्कि इस अज़्म की अलामत हैं कि बेगुनाह शहरियों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों के खून का हिसाब जरूर लिया जाएगा। दुश्मन की हर कोशिश को नाकामी से दो चार करना ही इस जंग का असल हदफ है। सियासी क़यादत की जानिब से सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और कौमी रहनुमाओं के बयानात ने कौमी इत्तफ़ाक़ राय को मज़ीद मजबूत किया है। यह पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किसी दबाव, खौफ या मसलहत का शिकार नहीं होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को बेनकाब करना और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना रियासत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम इदारे एक सफ़े पर मौजूद हैं। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा की कुर्बानियां इस बात की गवाह हैं कि यह जंग महज हथियारों की नहीं बल्कि कौमी गैरत, सलामती और बका की जंग है। कौम अपने शहदा को सलाम पेश करती है और उनके लवाहिकीन के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ये जिद्दोजहद आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी और पाकिस्तान अपने अमन, अपनी खुद मुख्तारी और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेगा। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे मौजूद हैं ज़हूर अहमद बुलेदी, बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्यात हैं। ज़हूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो एक मैसेज चला गया दुश्मन को कि हम जाग रहे हैं और दुश्मन ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था। गालिबन ये पूरे सूबे को सैबोटाज करना चाहते थे और अपने फॉरेन हैंडलर्स के साथ जिस तरह से ये राब्ते में थे, प्लानिंग तो उनकी थी, लेकिन आगे से जिस तरह से इनके इन हमलों को नाकाम बनाया गया, एक बहुत क्लियर कट मैसेज दुनिया को भी चला गया, फितनाल हिंदुस्तान बीएलए को भी और इनके हैंडलर्स को भी। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह उन्होंने तैयारी की और जिस अंदाज में वो आए थे, उनके अज़ाइम बड़े खतरनाक थे, लेकिन जो है जो मकसद वो लेके आए थे अल्लाह ताला ने करम किया और उनको मुंह की खानी पड़ी और अब तकरीबन जो है 184 दहशतगर्द जो है जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और बाकियों की काफी ऑपरेशन जो है जारी है। और जिस तरह वो बलूचिस्तान में तबाही मचाना चाह रहे थे, वो खौफ खराश का जो एक माहौल पैदा करना चाह रहे थे, उसमें वो नाकाम हो गए। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी पॉइंट रेज किया कि बलूचिस्तान के जो ये वाला एक मसला है दहशतगर्दी का, ये सियासी इसका हल कोई नहीं है, इसका हल अस्करी ही है और इसमें ऑपरेशन जो है उसकी ज़रूरत अब पहले से ज़्यादा महसूस की जा रही है। देखिए, जो बंदूक पर जो है अपनी नजरिया मुसल्लत करना चाहता है, बंदूक को जो है उसको इस्तेमाल करके जो है वो मुल्क को जो है वो तोड़ना चाहता है, तो डेफिनेटली दुनिया का जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको काउंटर उसी तरह से किया जाता है। अलबत्ता इसके मुहरकात पे जो है वो उसको देखा जा सकता है, उस पर जो है गुफ्तगू की जा सकती है, उसको जो है एड्रेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली और इसमें एक और अहम नुक्ता बुलेदी साहब ये भी है कि इस वक्त जो एक कौमी इत्तफाक़ राय है दहशतगर्दी के हवाले से और बलूचिस्तान के अंदर भी, मतलब पहले हम देखते थे कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना नहीं बनाया जाता, अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना बनता है, बैंक्स भी लूटे जा रहे हैं, खुजदार में स्कूल के बच्चों की बस पर हमला हो जाता है। हमने देखा गवादर में बलोच मजदूर जो हैं, बच्चे, औरतें, जवान सब मारे गए इन दहशतगर्दों के हाथों। तो ये जो एक इनका सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है या फिर क्या है? दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना कोई कौमियत है, ना वो किसी रवायत का पसंद है और वो खौफ खराश फैलाना उसका मकसद है।
तो वो हमेशा से जो है सॉफ्ट टारगेट को ही निशाना ज़्यादा बनाते रहे। अब तक आप अंदाज़ा लें, तकरीबन जब से ये दहशतगर्दी शुरू हुई है, कोई 3 से 4 हज़ार जो हैं वो सिविलियनों ने मारे हैं, हम्म, और इसमें अक्सरियत बलूचों की है। तो अब उनका जो है कोई किसी कानून के, किसी जो है वो रेगुलेशन के वो पाबंद नहीं है। हम्म, इस वजह से जहाँ पे भी जाते हैं वो सबूतें करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी अमलात को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हुकूमत क्योंकि उनकी हमेशा से तैयारी जो है बड़ी अच्छी रही है, और वो हमेशा से जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो करती रही है। तो इस वाक़ये से पहले उनके खिलाफ जो है हुकूमत ने पूरे बलूचिस्तान में कार्रवाई की थी, और खिदमत हिंदुस्तान और खिदमत ख़वारिज के तकरीबन कोई 41 दहशतगर्द मारे गए। हम्म। उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने आके ये हरकत की, और इसमें भी उनको मुँह की खानी पड़ी, और वो उसको जो है भागना पड़ा और फरार होना पड़ा। और इसमें अहम चीज़ ये भी है कि जिस तरह से ऑपरेशंस हो रहे हैं, आईबीओज हमने देखा 2025 की अगर हम बात करें तो 70,000 से ज़ायद अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, एंड द मेजॉरिटी ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वर कंडक्टेड इन बलूचिस्तान। इसमें इन दहशतगर्दों की कमर टूट रही है, और इस वक्त आपको लगता है कि एक फुल स्केल ऑपरेशन जो है उसकी भी ज़रूरत है, ताकि इनके जो हाइड आउट्स हैं जहां पर ऑब्वियसली भारत की ईमा पर ये जो एक दहशतगर्दी, और बलूचिस्तान के ये दुश्मन है दर हकीकत, ये बलोच कौम के, बलूचिस्तान के अवाम के दुश्मन है, बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, और सब कुछ भारत की ईमा पर हो रहा है। तो आपको लगता है कि एक फुल स्केल ऑपरेशन, जाहिर बात है पॉलिटिकल हल साथ साथ चलता है, और जो महरूमियां हैं, बाकी चीज़ें हैं, उन पर गवर्नमेंट ने काम करना है, लेकिन एक फुल स्केल ऑपरेशन क्या होना चाहिए? देखिए, जो बलूचिस्तान के डायनामिक्स को समझते हैं और बलूचिस्तान की ज्योग्राफी से वाकिफ हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि उनके कोई परमानेंट कोई हाइडआउट्स नहीं है, परमानेंट उनके कैंप्स नहीं है। वो कभी इस जगह पे हम्म, मिलते हैं, कहीं और चले जाते हैं, कभी आबादियों के अंदर आके घुल मिल जाते हैं। तो उनका हाल सिर्फ जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। डेफिनेटली जहाँ जहाँ हुकूमत को मालूमात मिलती हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनको पता लगता है, तो उनके पीछे चले जाते हैं और उनको जो है पकड़ते हैं या उनको जो है एलिमिनेट करते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी है। डेफिनेटली इसमें आपने जो बात की, इतने बड़े पैमाने पे जो इनके पास जो है एमुनिशन आए हुए हैं, हम्म, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, या इनके पास पैसे हैं, तो वो किसी ऑस्ट्रल एजेंसी का काम ही लगता है। डेफिनेटली इसमें जो कुलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद इस बात में दो कोई राय नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसमें मुलविस नहीं है। ये हिंदुस्तान का क्या धरा है, और आजकल जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती आ रही है, और ईरान में जो एक नया सिनारियो डेवलप हुआ है, उसके भी असरात जो हैं बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान पे उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख कर जो है हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाती आ रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम जो है कोई तीरा या जो है एक फाटा की तरफ से कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। आप अगर बलूचिस्तान की आबादी को लें, तो वो हम्म, कोई 6% है पूरे मुल्क का, उसमें जो है अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो है वो पश्तून आबादी की है। यस, इसके अलावा जो एरिया है वो 43% है, हम्म, आबादी मुंतशर है। उसी डायनेमिक्स को और इसी जो एनवायरनमेंट को, इसी सिचुएशन को मद्देनजर रख कर जो है हम अपनी पॉलिसीज जो है वो बना रहे हैं, और जितनी एक अमली तरतीब दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरह के वाकयात हों तो उनसे जो है उनके होने से पहले ही उनसे निपटा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो उन्होंने हरकत की है, हमारी फोर्सेस उनके पीछे हैं, और जहाँ पे भी वो मिलेंगे, जहाँ पे भी उनका सुराग मिलेगा, उनको जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जाके तो वहीं पे जो है उनको एलिमिनेट करें। बिल्कुल बुलेदी साहब, हंट डाउन तो इन्हें किया जा रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि इनकी जो कैजुअल्टीज़ हैं दहशतगर्दों की, वो भी बढ़ती जा रही हैं विद एवरी पासिंग आवर। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करना ज़रूरी है, और ये मैं आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूँगा कि अल्टीमेटली इसमें एक तरफ तो बलूचिस्तान के, जिस तरह से आपने कहा कि डायनेमिक्स डिफरेंट हैं, और आईबीओज जो हैं वो इफेक्टिव भी हैं, उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो पाकिस्तान आर्मी ने पिछले साल भी किए, उसमें एक तो बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स होती हैं, सेकेंडली जो लोकल आबादी है वो उसमें
उस पर वो अफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं डलता जो एक फुल स्केल ऑपरेशन से डलता है। अभी वजीर दिफा जो है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी अब से कुछ देर पहले कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज भेजने की जरूरत है और गालिबन वो भी एक मजीद आईबीओज को, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करने के लिए ये बात कर रहे हैं। इसका अल्टीमेटली एक तो चले आईबीओज वाला हल है, सेकेंडली सियासी सतह पर इसमें आपको क्या लगता है क्या किया जाए ताकि इनका जो बयानिया है उसे मजीद एक्सपोज किया जा सके? देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी भी पाकिस्तान की जमातें हैं, वो बेशक कौमी जमातें हों या यहाँ के लोकल जो है पॉलिटिकल पार्टीज हों, सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। क्योंकि दहशतगर्दी से तमाम जो है जमातें मुतासर हैं, तमाम लोग मुतासर हैं और खासकर जो है बलूच आबादी बहुत ज्यादा मुतासर। तो एक वक्त आ गया है कि हम जो है एक मजबूत बयानिया बनाकर जो है इनके खिलाफ लड़ें और एकजुटती के साथ और जो है हौसले के साथ इनका मुकाबला करें और उनका ना सिर्फ जो है उनके जो है उनको पर्सनली एलिमिनेट करें बल्कि उनके नजरियात की बेखुदी करें, तब जाके जो है कामयाबी मिल सकती है। हाँ, अलबत्ता जो मुहरकात हैं, जो रूट कॉजेज हैं, उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है और उस पर जो है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तमाम स्टेक होल्डर जो है एक ही पेज पर। राइट, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़हूर अहमद बुलेदी साहब, बलूच के सूबाई वजीर हैं। थैंक यू वेरी मच बुलेदी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इफरीत को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है इस पर मजीद बात होगी, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो बलूचिस्तान में हमने देखा BLA फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से जो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया गया, स्ट्राइक्स की कोशिश की गई और अपनी तरफ से गालिबन उन्होंने कोई बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है, जिस तरह से एक बड़ी तादाद इन दहशतगर्दों की वासिले जहन्नुम हुई है, इसमें मैसेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट भी और साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर जो मसला है उसका लॉन्ग टर्म हल किस तरह से निकल सकता है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह हमारा रिस्पांस किया है तो मैं समझता हूँ इट वाज ए ब्लिट्जक्रीग लेवल का रिस्पांस था और जिस तरीके से अभी तक जो इतलात 177 टेररिस्ट वो मारे गए हैं, सो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बिल्कुल दे वर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। दैट्स वाई एक दिन पहले जो प्रीएम्प्ट किया गया था वो एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 41 टेररिस्ट मारे गए थे हरनाई में और पंजगुर के एरियाज में। सो वो एक मैसेज था, सो एक जिसके हिसाब से ये मारे गए हैं, सो एक वाज़ेह मैसेज है फॉर देयर हैंडलर्स स्पेशली, जो बेसिकली इट वाज राज जिसने ये सारा प्लान किया। दे वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, क्योंकि देखें कि आउट ऑफ 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 58,000 बलूचिस्तान में हुए थे और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस प्रिवेल कर रहे थे, मोरल भी इनका बड़ा डाउन था। दैट्स वाई इंडिया ने सोचा कि कोई ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे एक पैनिक फैल, जहाँ पे कंफ्यूजन हो और इसके बाद से जो समझ ले कि क्यास एंड कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो। तो दैट्स वाई कि इन्होंने ये किया और साइमल्टेनियसली हमने देखा कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सो एक नई स्ट्रेटेजी हमने देखी। लास्ट ईयर भी हमने 2024 में भी देखी थी कि उसमें भी इन्होंने रोड्स में बेसिकली मेनली ब्लॉक किए, नॉन लोकल्स को उन्होंने असैसिनेट किया था। दिस टाइम उन्होंने फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पे गए, लेकिन उसके बावजूद रिस्पांस बड़ा अच्छा था। तो मैसेज बड़ा वाज़ेह है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दे आर अलर्ट और उनको ये भी पता है कौन कहाँ से ये प्लानिंग कर रहा था। देवर इन कम्युनिकेशन विद इन अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ, चाहे वो निमरोज में बैठे हुए थे या कंदहार में बैठे हुए थे। सो दे विल नॉट, पाकिस्तान जो है ना इसका जो है कि दे विल बी टेकन टू टास्क। जो इनके फैसिलिटेटर्स थे, जो हैंडलर्स थे, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
एग्जैक्टली और अभी भी जारी बात है कि हंट डाउन किया जा रहा है इन दहशतगर्दों को, जो कि पहले हमलावर हुए लेकिन बाद में जब जवाब दिया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तो फिर ये भागने पर मजबूर हो गए और फिर जाकर अभी बिलों में घुसे हुए हैं जहां पर इन्हें ढूंढा जा रहा है। यहां पर एक सवाल ये भी है, वजीर आला बलूचिस्तान ने भी ये कहा कि बलूचिस्तान का जो मसला इस वक्त है दहशतगर्दी का, ये सियासी नहीं है, ये बिल्कुल भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की इन्वॉल्वमेंट से भारत का एक फितना बन के, भारत की एक प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है। तो इसका हल तो अल्टीमेटली फिर ऑपरेशन ही है। अलबत्ता हमने देखा कि 2025 में भी जो आईबीओज हुए हैं, रोजाना तकरीबन ऑन एन एवरेज 200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अभी भी वो जारी हैं। और इस वक्त जरूरत क्या है इस फितने का सर कुचलने की, क्योंकि इनकी कमर तो तोड़ी जा चुकी है, अब रही सही जो इनकी कसर बाकी है वो किस तरह से निकलेगी। बहुत सिंपल सी बात है, प्रोएक्टिव ऑपरेशन जारी रहेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे और पाकिस्तान ने अकॉर्डिंगली दैट्स वाई प्रिवेल कर गए थे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो फ्रंटियर फोर्स थे या पाकिस्तान आर्मी के लोग थे या सिविल जो पुलिस के लोग थे। तो इसमें कोई कमी नहीं आएगी और हमारे ख्याल में, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान है जो वो इकदाम कर रही है और एट द सेम टाइम गवर्नेंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और जिस तरीके से फंड्स उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रख दिए हैं तो वो भी एक साइमल्टेनियस चलेंगे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने तो एक वाज़े मैसेज कन्वे कर दिया है और जिस तरीके से इंटरनेशनल कंडेमिनेशन आ रही है, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो जिस तरह DGISPR ने कहा था, इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट भी है पाकिस्तान जो फ्रंट पे लड़ रहा है जो एज ए वार ऑन टेरर के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में वो वाला फैक्टर भी है। और लेकिन ये है कि इसमें जो बातचीत का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इवन जो चीफ मिनिस्टर ने भी बात की है, ये बलोच ने, ये दहशतगर्द है जो आके मासूम सिविलियंस पे, वो भी मजदूर थे और इनके फैमिलीज को सॉफ्ट टारगेट्स पे इंडिया के कहने पे जाके जब आप करें एक खबर बनाने के लिए, तो मेरा ख्याल में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो मुहिब वतन बलोच थे, देखें उनके जो भी इमेज थे उनको भी उन्होंने टार्निश किया है। सो रियलाइजेशन है, देखें बलूचिस्तान के अंदर बहुत रियलाइजेशन है और बहुत सारे लोग जो है ना, जो मेजर जो स्ट्रेंथ है वो तो मेन स्ट्रीम में है। आप अफवाज पाकिस्तान में देख लें, ओवर 40,000 बलोच हैं, दे आर सर्विंग पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। और इसके अलावा ऑलमोस्ट 1000 ऑफिसर्स हैं, दे आर बलोच हैं जो पाकिस्तान आर्मी में डिफरेंट रैंक्स में हैं। और इसके अलावा देखें कि जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में पीछे है, आप देखें तो जो सोड ऑफ ऑनर लिया था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, पाकिस्तान नेवल एकेडमी से, वो बलोच थे। आज आपके मेन स्ट्रीम में बलोच हैं, रेकोटिक हो, सैंडिक हो, वहाँ पे सैंडक हो, वहाँ पे भी जो जॉब से 80% बलोच को दी जा रही है। आज बलोचिस्तान में डेवलपमेंट है, 25,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, क्रेडिट कॉलेजेस हैं और जिसमें जो क्रेडिट जाता है इसमें पाकिस्तान आर्मी को भी जाता है, फ्रंटियर कोर को भी जाता है और अब में जफर और जो सरफराज बुख्ती की गवर्नमेंट को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बिल्कुल सही रेज किया कि ये बलोच नहीं है बल्कि ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं जो बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। अच्छा, रिसेंट कुछ महीनों में हमने ये भी देखा कि ये जो दहशतगर्द हैं पहले ये कहते थे कि हम सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना नहीं बनाते। हमने देखा कि खुजदार में स्कूल बस जो है उसे इन्होंने निशाना बनाया और अब तो रिसेंट टाइम्स में पिछले कुछ महीनों में इन्होंने बैंक्स तक लूटने की कोशिश की है, जिससे हमें ये मैसेज मिलता है कि शायद इनकी कमर तोड़ी जा रही है, इनकी फाइनेंशियल लिंकेज जो है रॉ के साथ उसके ऊपर इंटेलिजेंस की एक बड़ी पकड़ आई है। फिर साथ ही साथ जो टेरर क्राइम स्मगलिंग का एक नेटवर्क है, शायद वहां से अब इन्हें पैसे भी नहीं आ रहे और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। और ये ऑपरेशन जो इन्होंने नाम नेहाद हेरोफ 2.0 प्लान किया, ये स्ट्रेंथ दिखाने के लिए था या इट वाज आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन एंड फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन भी थी, डेस्परेशन भी थी और जिस तरह मैंने कहा ना कि इनको सेटबैक्स हुए थे, इनका मोरल जो था वो गिर चुका था और इंडिया के लिए भी बड़ी मुश्किलात थी क्योंकि उनसे चीजें वो जो चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर रहे थे और जो ऑपरेशंस थे बड़े कामयाबी के साथ। आप देखिए पिछले 4 महीने के ऑपरेशंस उठा कर देख लें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, जब से आपने बॉर्डर्स क्लोज किए हैं तो आपके देखें आपके जो दहशतगर्दी में भी कमी आई है और इसके बाद जो है जो फर्टिलिटीज में भी कमी आई है। ये जो लोग हैं देखें जिस तरीके से आए, जिस तरह मैंने कहा दे वांटेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, एक खबर बनाना चाह रहे थे, इंटरनेशनल अटेंशन इस तरफ ड्रा कराना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे यहाँ पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट
और तो उसके साथ उस तरह की कोशिश की गई थी। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें इसमें जिस तरह मीडिया का इस्तेमाल किया गया, देखिए एग्जैक्टली। पाकिस्तान के अंदर जो अगर देखा जाए तो ये जो बलूचिस्तान में 1500 के करीब दहशतगर्द हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में जो फितना और ख्वारिज के लोग हैं, वो वाले जो हैं उनका इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया में आप देखें कि पूरे उनके नॉर्थ ईस्ट में आप देख लें, वहां पे जो स्ट्रगल हो रही है फॉर इंडिपेंडेंस देख लें, और वो ऑर्गेनिक इंडियन है की स्ट्रगल्स, जी ये हाँ, तो जी। इंडियन लिक्विफाइड जम्मू एंड कश्मीर देखें, पंजाब देखें, नक्सलाइट देख लें, 92,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मनमोहन सिंह ने कहा था दैट इज द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट इज नक्सलाइट, और 13 प्रोविंस स्टेट्स को वो दे आर कंट्रोलिंग, और इसी तरह नॉर्थ साउथ के डिवाइड है। सो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन जब अब ये वाकया हुआ तो आप देखें इंडिया ने इसको जिस तरह उठाया, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको प्रोजेक्ट किया, सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसको किया, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस वाला था जी कि जी। लाइव पिक्चर्स जा रहे थे, तो वो इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी। सो मेरे ख्याल में मीडिया को उन्होंने देखे से प्रोपेगेंडा के तौर पे, फिफ्थ जनरेशन के तौर पे मैक्सिमम यूज किया ताकि पाकिस्तान को मलाइन किया जा सके। राइट, पॉइंट टेकन। अच्छा ब्रिगेड साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान, जाहिर बात है कि हमने ये भी देखा कि मई 2025 के बाद से इंडिया ने इन दहशतगर्द गिरोहों की, जिनमें फितना अल खवारिज TTP और फितना अल हिंदुस्तान BLA सर फहरिस्त हैं, इनकी गालिबन सपोर्ट में भी बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा किया, क्योंकि इंडिया को अब शायद ये लगता है कि बराह रास्त जंग में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान को ना सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर इंगेज किया जाए, पाकिस्तान की तवज्जो जो है वो इन दहशतगर्दों की तरफ मबजूल करवाई जाए, और इसकी आड़ में इंडिया शायद कुछ कर पाए। लेकिन ऑब्वियसली हमारी अफवाज हर जगह पर इस वक्त एक्टिव है, लेकिन पाकिस्तान अब करना क्या चाहिए पाकिस्तान को? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अफगान सॉइल का जो यूज है अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान एक्सपोज हो चुका है, और बड़ी सिंपल सी बात है, देखें कि दुनिया का के कोई ऐसा इदारा नहीं जिसने ये नहीं कहा कि टेररिज्म है एमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल की टीम थे, एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम के हर साल की रिपोर्ट में ये मेंशन है कि यहाँ दहशतगर्द तंजीमें उन्होंने नाम लेके बताया है। सिगार की रिपोर्ट में आपने देखा हो कि वहाँ पे इतलात जो उन्होंने बताया, मॉस्को फॉर्मेट पे यही चीजें चली हैं, SCO के प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया के अंदर है, उनका उन्होंने कंसर्न शो किया है। सो और फिर इसके बाद सेंटकॉम ने कहा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका, उन्होंने एक जो अपना थ्रेट असेसमेंट लास्ट ईयर जब जारी किया था, 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि TTP जो है फितना और खारिज इज हैज एमर्ज एज ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस, तो वहां पे रियलाइजेशन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 41 कंट्रीज से दुनिया में उन्होंने ये कहा है कि दे हैव दिस अफगान स्लीपर सेल्स लिंक विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैक इन अफगानिस्तान, तो थ्रेट है। वाशिंगटन में हमने देखा अमार रहमानुल्लाह ने जो किया वहां पे, जी आज कल आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने इनका जो अपना जो था एम्बेसी वो क्लोज कर दी है। तो ये हालात अफगानिस्तान एक्सपोज हो रहा है। सो मेरा ख्याल में इट्स राइट टाइम कि हमें अमेरिका के सामने हालात रखने चाहिए, और जो दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इट्स राइट टाइम प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी मौके पे कह सकते हैं हम दोहा अकॉर्ड से हट रहे हैं। राइट, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।